हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपनी स्टडी में अच्छे से लगे हुए होंगे। और अब हम हमारी चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़ एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स की वीडियो नंबर 3 पर आ चुके हैं, जहां पर हमने सेकंड वीडियो के अंदर एसिड्स के बारे में समझा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा था, पर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो वहाँ पर रह गई थी, तो इसीलिए इसी को ही हमने मर्ज कर दिया हमारे बेस के साथ में। मतलब अभी हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या समझा, या फिर पिछली वीडियो में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हमने समझी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ में, दैट इज ओवरव्यू फॉर एन एसिड। हमने अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में समझा। हमने वहाँ पर ये समझा कि एसिड जो है दो ही तरीके की प्रॉपर्टीज शो करेगा, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले टेस्ट के बारे में समझा कि टेस्ट कैसा है एसिड्स का, वो खट्टे होते हैं, उनका स्वाद कैसा है, खट्टा स्वाद है। हमने वहाँ पे लेमन का एग्जाम्पल सुना, हमने वहाँ पे विनेगर का एग्जाम्पल सुना, ये दोनों कैसे हैं, खट्टे हैं। इमली का एग्जाम्पल सुना, ये खट्टी है। दैट इज टेस्ट के अंदर हमारा एसिड कैसा है, खट्टा है। पर उन एसिड्स का क्या करें जिनको टेस्ट नहीं कर सकते। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी समझी कि फिर हमने इंडिकेटर यूज करा और इंडिकेटर की हेल्प से चेक करा कि इनका कलर एसिडिक से मैच करता है या नहीं करता। इंडिकेटर कौन था? इंडिकेटर वो था जो कलर के साथ में चेंज करके, ऑर्डर के साथ में चेंज करके हमें ये बता रहा था कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या सोल्ट है। तो अगर वो एसिड है तो एसिड के अकॉर्डिंग कलर दिखा रहा था, अगर वो बेस है तो बेस के अकॉर्डिंग कलर दिखा रहा था, और अगर वो सॉल्ट है तो सॉल्ट के अकॉर्डिंग कलर दिखा रहा था। फिर हमने उसके नेचर को समझा कि नेचर वाइज एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कोरेसिव है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर हम एसिड के आते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। देन केमिकल प्रॉपर्टी पर आए हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या था? सबसे पहले हमने एक्शन देखा था मेटल के साथ में, कि मेटल के साथ में, मेटल ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, मेटल के साथ में जब हमने एसिड को डलवाया तो वहां पर हमें सोल्ट मिल रहा था, हाइड्रोजन की गैस मिल रही थी। तो जब मेटल के साथ में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब मेटल के साथ में हमने एसिड की रिएक्शन करवाई तब हमें सोल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन गैस रिलीज होने पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम सबको कैसे पता लगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। तब हमने वहां पर सोप बबल एक्सपेरिमेंट दिखाया। सोप बबल एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा था? हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यही रिएक्शन करवाई, मेटल प्लस एसिड, और इस रिएक्शन को हमने डिलीवरी ट्यूब से जोड़ दिया था जो गैस को डिलीवर कर रही थी एक जार के अंदर, जिसके अंदर बबल सोल्यूशन पड़ा हुआ था। अब उस जार के अंदर जब ये गैस एंटर करी तो बबल्स उठने शुरू हुए थे। तब हमने एक बर्न कैंडल जो जल रही थी, कैंडल, हमने उसको इसके नज़दीक लाए, और जैसे ही नज़दीक लाए तो ये जो कैंडल थी ये पॉप साउंड करके बुझ गई। दैट मीन्स वहाँ से हमें इंडिकेट हुआ कि ये जो गैस है ये गैस हाइड्रोजन गैस है, ना कि ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस तो ऑब्वियस सी बात है हमें हेल्प करती है बर्निंग के अंदर, पर यहाँ पर ये बर्निंग के अंदर हेल्प नहीं कर रही, एंड इवन पॉप साउंड करके एकदम से हमारी बर्निंग प्रोसेस को रोक रही है। तो तब हमें समझ में आया कि जो सोप बबल सोल्यूशन है इसने प्रूव करा कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। उसके बाद में हमारे पास में एक एक्सेप्शन केस भी आया कि एक HNO3 नाम का एसिड है, नाइट्रिक एसिड, कि एक नाइट्रिक एसिड नाम का एसिड है जो हमें H2 गैस रिलीज करके नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस को तुरंत ही वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जितने भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करा हमने, एक्शन हुआ एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। जब इनकी रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाई गई तब हमारे पास सॉल्ट्स मिले।
जब हमने इन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हमारे एसिड्स के साथ करवाई, तब हमें बेसिकली दो चीज मेजर सेम मिली, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन दोनों चीज़ों का सेम मिलने का मीन्स क्या था कि जब भी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो रही है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो रही है, तब हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों सेम मिलेंगे हर जगह पे। सोल्ट तो बनना ही है, मेजर प्रोडक्ट में सोल्ट तो बनेगा ही, पर साथ में जो कॉमन आ रहा है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें यहाँ से कलेक्ट हुई। तब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें हाइड्रोजन पर डाउट हुआ, सेम ऐसे ही अब ये पूछा गया कि कैसे पता लगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तब वहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें हमने क्या करा, यही एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉलो करवाया और उसको डिलीवरी ट्यूब की मदद से जुड़वा दिया क्विकलाइम वाली ट्यूब में। मतलब एक ट्यूब थी, उसके अंदर क्विकलाइम भरा हुआ था CaO, और क्विकलाइम का एक नेचर है कि वो वाइट कलर का है, पर जैसे ही वो वाइट कलर का क्विकलाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऐड हो जाता है तो वो मिल्की कलर का हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ इसी एक्सपेरिमेंट को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉलो करवाया तो वहाँ से जो गैस रिलीज हुई वो डिलीवरी ट्यूब ने क्विकलाइम के पास भेजी और क्विकलाइम वहाँ पर मिल्की हो गया। तो हमने दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दो एक्शंस को समझा। उसके बाद में हमने एक्शन विद बेस को समझा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है, जो न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्रेस कर रहा था कि एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या तैयार होगा, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड वाटर। हमने क्या समझा कि एसिड और बेस जब मिलेंगे तब हमें सोल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला। न्यूट्रलाइजेशन का मीन्स क्या था कि जितना एसिड है उतना ही बेस आ गया है और दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ना एसिड रहे ना बेस रहे। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पर हमारा गिवन सॉल्यूशन नाइदर एसिड है नॉर बेस है, बिल्कुल इक्वलेट स्टेट पर है, एकदम सेंट्रल स्टेट पर है, उस स्टेट को हमने न्यूट्रलाइजेशन स्टेट कहा। फिर उसके बाद में लास्ट एक्शन हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन रहेगी एसिड की। तब हमने वहां पर यह समझा था कि मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहा और नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहा। तो मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड। तो जैसे एसिड को बेस पर मिक्स करने पे सोल्ट मिला प्लस में वाटर रिलीज हुआ, सेम ऐसे ही हमारे साथ में एसिड को मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिक्स करने पर भी सॉल्ट एंड वाटर ही मिला। दैट मीन्स कि हमारे पास जो एक केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इससे हमें पता लगा कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है सॉल्ट के साथ में, और कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर सॉल्ट के साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। और इनको प्रूफ करने के लिए हमने ये दो एक्सपेरिमेंट भी पढ़े। ये हमने कल ओवरव्यू समझा। और इसके अलावा अब जो हमारा इसी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्या थे, सबसे पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज को भी समझा। हमने ये बात समझी कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे एसिड के साथ में डिफरेंट नेचर शो करती है। आप सबने रिएक्टिविटी सीरीज को समझा था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। देखिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा था एसिड के अंदर, हर एसिड के पास में हाइड्रोजन है। अर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है, अर्हेनियस कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी एसिड है तो वो एसिड क्यों है, उसके पास ऐसा क्या कॉमन है। तो अर्हेनियस कंसेप्ट क्या बात कह रहा है,
अर्हेनियस कंसेप्ट क्या बात कह रहा है कि कोई भी एसिड है, उस एसिड के पास में कॉमन क्या होता है, उस एसिड के पास में कॉमन होता है H पॉजिटिव आयन। क्या होता है? H पॉजिटिव आयन जैसे ही रिलीज हुआ, मान लीजिए आपके पास एसिड है HCl, आपने इसको डिसोशिएट करवाया तो इसका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज हुआ, पर एक्चुअल में क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयन कभी भी अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, इसको कोई और चाहिए। तो जब हम इसको वाटर में डालते हैं, जब एसिड को वाटर में डाला जाता है, तब वाटर में डलने की वजह से ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में H पॉजिटिव हमें ये प्रोड्यूस करवा कर देता है। मीन्स हर एक एसिड के अंदर, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, हर एक एसिड के अंदर जो सबसे कॉमन थिंग है वो H पॉजिटिव आयन है। मीन्स अगर किसी को एसिड कहना है तो उसकी डिसोसिएशन के समय, उसके टूटने के समय एसिड्स की तरफ से हाइड्रोजन दिया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया था ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज के अंदर भी तो हाइड्रोजन है, तो इसने हाइड्रोजन क्यों नहीं दिया? क्योंकि एसिड नहीं है। जो एसिड होगा वही तो हमें H पॉजिटिव आयन देगा, पर जो एसिड है ही नहीं वो H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता। दैट मीन्स कि अर्हेनियस कंसेप्ट भी बताया गया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई हमारे पास में हर एक एसिड के अंदर कॉमन कंसेप्ट क्या है? H पॉजिटिव आयन का होना। अब ये कंसेप्ट इसके साथ में कोरिलेट करता है, ये कंसेप्ट इसके साथ में कोरिलेट कैसे कर रहा है कि जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ना, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल उतने ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। मीन्स अगर हमने पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करवाई है तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, अगर हमने लेड के साथ रिएक्शन करवाई है तो बहुत कम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या बात समझी थी कि भाई जो ये रिएक्टिविटी है ना, ये रिएक्टिविटी घट बढ़ रही है एसिड्स के साथ में। जितना रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जितना रिएक्टिव मेटल होगा, उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये समझा था हमने, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंस मेटल शोज डिफरेंट रिएक्शन विद एसिड में। देखिए, आपने मैग्नीशियम लिया, आपने आयरन लिया, आपने जिंक लिया, आपने कॉपर लिया, ये चार लिया आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इन सब के अंदर सेम एसिड डलवाया HCl। आपने क्या लिया? आपने डिफरेंट मेटल्स लिए और सब में सेम एसिड डाला। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाने की कोशिश करी है कि डिफरेंट मेटल किस तरीके से डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। मींस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन है? मैग्नीशियम, फिर कौन है? जिंक, फिर कौन है? आयरन, और फिर लास्ट में कौन है? कॉपर। तो फर्स्ट पार्ट इसका, सेकेंड जिंक का, थर्ड आयरन का, और कॉपर तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा ही नहीं सकता क्योंकि कॉपर तो नीचे आता है। मरकरी, कॉपर, सोना, चांदी, तो यहां आ रहा है, हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस करवा ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये तो नो रिएक्शन शो करेगा। कहने का मीन्स क्या है कि अब अगर चेक करा जाए किसका अमाउंट सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन के लेवल पे, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मैग्नीशियम रिलीज करवाएगा, देन जिंक रिलीज करवाएगा, देन आयरन रिलीज करवाएगा। ये बात क्या बताना चाह रहा है? ये कंसेप्ट जो रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट है, ये हमें ये कहना चाह रहा है कि जब HCl को आपने डिसोशिएट करवाया, HCl दिख कैसा रहा है? HCl ऐसा दिख रहा है। आपस में एक फोर्स है जो हाइड्रोजन को और क्लोरीन को बांधे खड़ी है। H पॉजिटिव को Cl नेगेटिव को बांध रखा है इस फोर्स ने बांध रखे, पर जैसे ही आप इसको डिसोशिएट करवाते हैं, तुड़वाते हैं, तो ये तुरंत ही H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। अब क्वेश्चन ही ये राइज होता है कि एसिड अच्छे से कब टूटेगा? एसिड दो रीजंस पे अच्छे से टूटता है, या तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, या फिर हमारे पास जो गिवन एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। स्ट्रॉन्ग एसिड भी अच्छे से डिसोशिएट होता है। इसी डिसोशिएशन की वजह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिलता है वो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। मींस जितना अच्छा मेटल या फिर जितना अच्छा एसिड, उतना ही हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस।
अब इन दो कंसेप्ट्स के बाद में क्वेश्चन उठा, क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है? तो इसका आंसर आया था यस, कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत जगह पे पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर भी पढ़ा कि एसिड्स को स्पेशली डलवाया गया मिनरल्स के अंदर, क्योंकि जैसे ही एसिड्स को डलवाया, डाइल्यूट H2SO4 को डलवाया, तो हमें एकदम से H पॉजिटिव आयंस मिले थे, SO4 2 नेगेटिव आयंस मिले थे। इन आयंस ने क्या करा था? कंडक्ट करने में मदद करी, हमारी कंडक्टिविटी पावर को बढ़ाने में मदद करी। एक एक्सपेरिमेंट था, क्या करा, एक साइंटिस्ट ने एक बीकर लिया और उसके अंदर ना रबड़ कोर्क लगाई, रबड़ लगा दी, ऐसे समझिए रबड़, और 2 कीले लगा दी, और इन कीलों के अंदर वायर को ना बल्ब के साथ में जुड़वा दी। ये बल्ब है, इसको बल्ब के साथ जुड़वा के एक हिस्सा बैटरी के साथ जुड़वा दिया और दूसरा हिस्सा भी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़वा दिया। तो पूरा एक्सपेरिमेंट सेट कर लिया, इधर सॉल्यूशन डाल दिया और उस सॉल्यूशन में एसिड डाल दिया। तो अब चेक करने के लिए कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है या नहीं, उसने बैटरी को ऑन करा। अब जैसे ही बैटरी ऑन हुई, तुरंत बल्ब ग्लो करने लगा। इसने क्या बताया कि जो एसिड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करवा रहे हैं? एसिड खुद को ब्रेक करेगा, खुद को ब्रेक करके अपने आयंस बनाएगा। मान लो HCl एसिड है तो वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। H2SO4 है तो वो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। आयंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए आयंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आयंस की कंडक्टिविटी की वजह से ही हमें यहाँ पर बल्ब ग्लो होता दिखाई दिया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आया कि एक एसिड को डाइल्यूट कैसे करें। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एसिड्स के ओवरव्यू के अंदर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि किसी एसिड को डाइल्यूट कैसे करें, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट कैसे करें। देखिए, कोई एसिड कंसंट्रेटेड क्यों है? किसी एसिड को अगर मुझे कंसंट्रेटेड बताना है तो इसका मीन्स क्या है कि उस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस की पावर बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे क्या करना है? उस हाइड्रोजन आयंस की पावर को घटाना है। अगर मुझे किसी एसिड को डाइल्यूट बनवाना है तो मुझे उसके अंदर वाटर ऐड करवाना होगा। इस वाटर के एडिशन की वजह से क्या होगा? इस एसिड के अंदर के जो ये H पॉजिटिव आयन है डिक्रीज हो जाएंगे। ध्यान से समझिए बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड इन दो क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि किसी एसिड को डाइल्यूट कैसे करें। और सेकंड क्वेश्चन पूछता है एसिड को डाइल्यूट करते समय उसके अंदर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए। देखो कंसेप्ट क्या पूछता है वो क्वेश्चन बोर्ड में कि एसिड को पानी में डाल देते हैं डाइल्यूट करने के लिए, पर पानी को एसिड में क्यों नहीं डालते। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है। एसिड क्या कर रहा है? एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है, उसको अगर हमें डाइल्यूट करना है तो हमें उसको वाटर से रिएक्ट करके दिखाना होगा। वाटर से जब हम रिएक्ट करेंगे तो वाटर से रिएक्ट होने की वजह से वो हमें हाइड्रोजन आयन को डिक्रीज करके देगा, और इसी हाइड्रोजन आयन के डिक्रीज होने का मतलब है एसिड का डाइल्यूट होना। तो एसिड को अगर डाइल्यूट करना है तो उसके अंदर वाटर ऐड करना है। अब यहीं पे गलती पकड़ी गई। क्या बोला गया कि एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना है, गलत। अब हम अपने दूसरे कंसेप्ट के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। क्या कि एसिड के अंदर वाटर डालना चाहिए क्या? हम जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने के टाइम पे हमें एसिड में वाटर डालना चाहिए या वाटर में एसिड डालना चाहिए? ये दो ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा ऑप्शंस अप्लाई होगा? देखिए, दोनों के दोनों ऑप्शन ये बात बता रहे हैं कि एसिड को डाइल्यूट करवाया जा रहा है। पर आज आप लोगों को एक बात बता दूं, जब किसी, आपने चैप्टर नंबर 1 में समझा था, जब रिएक्टेंट की पावर ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड है, और हमने उसको डाइल्यूट करना है तो हमारी एनर्जी रिलीज हुई थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई थी। आप सबने ये ग्राफ समझा था कि रिएक्टेंट की पावर एक्स्ट्रा है, उस रिएक्टेंट की पावर को लो पावर पर लाना है, और ये लो पावर क्या दिखा रही थी कि एक्सोथर्मिक पावर होगी। यहाँ पर रिलीज होगा एनर्जीज का।
सेम ऐसा ही कंसेप्ट डाइल्यूशन के अंदर भी लगता है। एसिड को जब कंसंट्रेटेड मतलब हायर पावर से लोअर पावर तक लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब समझिए, मेरे एक हाथ में है बीकर और एक उस बीकर के अंदर है वाटर और एक हाथ में है सेकंड बीकर, उसमें है एसिड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मुझे वाटर को एसिड में डालना चाहिए या एसिड को वाटर में। देखो इसकी पावर ज़्यादा है ना, एसिड की पावर ज़्यादा है, इसको हमें लो पावर पर लाना है, मतलब इसके अंदर से हीट निकलेगी, तो हीट निकलने के लिए जगह चाहिए। मैंने क्या करा, पानी को एसिड में डाल दिया। अब हीट निकलने के लिए तो जगह बची ही नहीं क्योंकि सब जगह ही एसिड है। एक एसिड वाटर लेगा वो टूटेगा, दूसरा एसिड का मॉलिक्यूल वाटर लेगा वो टूटेगा, मतलब 1 बाय 1 सारे मॉलिक्यूल एसिड के जितने भी होंगे वो टूटना शुरू करेंगे। अब उनको टूटने के लिए जगह तो मिली ही नहीं, वो सारी जो एक्सोथर्मिक वाली गैस थी वो कहाँ जाएगी, तो एसिड छलकने लगेगा, इसके अंदर एकदम से एक्सपोज होगा और ये फट जाएगा जो आपको हार्म पहुंचाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए। एसिड को, दोबारा सुनिए, एसिड को वाटर में डालना चाहिए क्योंकि वाटर के अंदर तो सब शांत बैठे हैं, वाटर के अंदर तो हीट कंज्यूम हो जाएगी। तो जैसे ही एसिड को वाटर में डालेंगे तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वाटर के अंदर तो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। दैट मीन्स कि जब डाइल्यूशन करनी हो, जब कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाना हो तो एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में। देखिए ध्यान रखना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि वाटर को जैसे ही एसिड में डालेंगे उसको जगह ही नहीं मिली अपनी गैस निकालने के लिए, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए एसिड को वाटर में डालना है क्योंकि वाटर के पास स्पेस होता है गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए, गैस को रिलीज करवाने के लिए। इसी वजह से एसिड का अमाउंट वहां पर कम है, जब पानी में डाल रहे हैं पानी का अमाउंट ज्यादा है, वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर जाएगा। पर इधर तो एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना और पानी का अमाउंट थोड़ा सा है। ये तो ऐसे हो गया जैसे उबलते हुए तेल के अंदर छींटे छोड़ दी पानी की, तो क्या होगा, एकदम से तेल उछलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तेल का अमाउंट ज्यादा है। पर अब इस तेल का थोड़ा सा अमाउंट लो और 1 गिलास पानी में डाल दो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा है। तो इस कंसेप्ट से क्या समझ आया कि हमारे पास में जब डाइल्यूशन करनी हो, जब कंसंट्रेटेड एसिड को हमें डाइल्यूट एसिड बनाना हो, जब एसिड के H पॉजिटिव आयन को डिक्रीज करवाना हो तो हमें वाटर को एसिड में कभी नहीं डालना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना चाहिए। तो और बोर्ड में से पूछे जाने वाले कंसेप्ट से बिलोंग करता है। लास्टली हमारे पास आता है यूजेस ऑफ एसिड्स और लिस्ट ऑफ एसिड्स। तो अब आ गए हैं यूजेस की तरफ और एसिड्स की लिस्ट की तरफ। तो पहले यूजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एसिड है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में वो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ होता है, कोई भी बॉम्ब बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाने के लिए, आपके जो पटाखे बनते हैं, क्रैकर्स बनते हैं, इनके अंदर भी एसिड्स का ही इस्तेमाल करा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो HCl एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन्हीं 3 एसिड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी बैटरीज है, बैटरीज के अंदर भी 38% जो होता है एसिड ही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। इसके बाद में अगर बात करी जाए तो हमारे डाइस के अंदर भी एसिड्स को डाला जाता है कलर्ड वाली डाई बनाने के लिए। पेपर को कंप्लीट प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए भी एसिड्स का ही इस्तेमाल करा जाता है। दैट मीन्स कि हमारी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे वो हमारी क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे वो हमारी बॉम्ब इंडस्ट्रीज़ हो गई, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये सभी के सभी जो बेसिकली यूज़ करते हैं, ये सभी के सभी हमारे डिफरेंट एसिड्स को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन लिस्ट है हमारी एसिड्स की। जैसे ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड। टमाटो के अंदर कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। टेमरिंड जिसको इमली भी बोलते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड। खट्टे दूध मतलब कि दही के अंदर कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। और प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड है? अमीनो एसिड। और लास्टली कुछ कॉमन एसिड जो लैब के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फरिक एसिड H3PO4, एसिटिक एसिड CH3COOH,
नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉर्मिक एसिड HCOOH और लास्ट में कार्बोनिक एसिड H2CO3। बेसिकली दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों के तीनों वीक एसिड है और दिस एंड दिस ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारी कुछ लिस्ट है एसिड्स की जो बोर्ड्स के अंदर पूछी जा चुकी है, जो जिसमें से बोर्ड्स हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड है। तो आप लोग चाहे तो इसे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये हमें वो बता रही है कि किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है और कॉमनली हम कौन से एसिड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट था ये अब तक हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था, एसिड्स के बारे में यहाँ तक हमने समझ लिया था। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक बेस को लेकर के, जहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए हमने एसिड्स को समझा तब भी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में समझा, जहां हमने दो ही टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही बेस में भी सबसे पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना है, देन केमिकल प्रॉपर्टी को समझना है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक ही टेस्ट का आता है। हमें एसिड के साथ कोरिलेट करके चलना है तब ज़्यादा समझ में आएगा। एसिड के टाइम में जब हमने टेस्ट करा तो एसिड कैसे थे, खट्टे थे, पर बेस कैसे होते हैं, कड़वे। एसिड खट्टे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, कड़वे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्या है, ये खट्टे हैं। आपकी साबुन हो गई, सोप भी क्या है, एक तरीके का बेसिक सब्सटेंस है, वो भी कड़वा है। तो जितने भी कड़वे सब्सटेंस है वो किसके अंदर कंसीडर करे गए, बेस के अंदर। जैसे हमने खट्टे सब्सटेंसेस को एसिड के अंदर कंसीडर करा, ऐसे ही बेसिक सब्सटेंस को किसके अंदर कंसीडर करा जा रहा है, कड़वे सब्सटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं टच की तरफ। एसिड को हमने टच करने से मना करा, पर बेस जो है बेसिकली सोपी टच का होता है, ये बड़ा स्लिपरी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी फॉर्म में, तभी तो आपकी सोप्स के अंदर यूज़ होता है। बेस सोप के अंदर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि बेस का जो फील है वो बड़ा ही चिकना होता है, बड़ा ही स्लिपरी होता है, बड़ा ही सोपी टच होता है। देन आते हैं लिटमस पेपर की तरफ। हमने इंडिकेटर्स के टाइम में एसिड्स को रेड कलर दिया था, तो जब बेस के बारे में बात करते हैं तो बेस हमें ब्लू कलर देता है। मीन्स पर्पल से अगर ब्लू कलर आ जाता है तो ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि बी फॉर ब्लू, दैट बी फॉर बेस, कि हमारे पास जो ब्लू कलर है वो कौन है, बेस का आइडेंटिफिकेशन। ऐसे ही अगर लिटमस पेपर के बाद मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज हमें रेड कलर किसके लिए दे रहा था, एसिड्स के लिए, और येलो कलर किसके लिए दे रहा था, बेस के लिए। अगर मैं फिनोफ्थलीन की बात करूं तो फिनोफ्थलीन एसिड्स के कलरलेस और बेस के लिए पिंक कलर शो कर रहा था। तो हमारे पास में जो कलर आइडेंटिफिकेशन था इंडिकेटर्स के लिए वो बेस के ब्लू, येलो और पिंक था। फिर नेक्स्ट आता है नेचर के लिए, कि एसिड्स को तो आपने बहुत ज़्यादा हार्मफुल बताया था, एसिड्स को तो बहुत ज़्यादा कोरेसिव बताया था, क्या बेस भी हार्मफुल है? यस, कहीं जगहों पर कहा गया है कि जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या ये जो कास्टिक पोटैश है, इन दोनों को बताया गया है कि कई जगहों पर इन्होंने बर्निंग मार्क्स भी शो करे हैं स्किन के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को अपनी स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं तो बेस भी एसिड की तरह हमें बर्निंग मार्क्स दे सकते हैं। दैट मीन्स बेस भी एसिड की तरह ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे एसिड हार्मफुल है, कोरेसिव है, सेम ऐसे ही ह्यूमन स्किन के लिए बेस भी काफ़ी हार्मफुल और कोरेसिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी बेस की, कि क्या बेस वाटर के साथ कंडक्टिविटी शो करता है। ये वही एसिड वाली प्रॉपर्टी आ गई। हमने क्या कहा था कि बीकर के अंदर अगर हमने वाटर लिया और उसके अंदर एसिड डाला है तो हमें आयंस मिल गए हैं, इन आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होती है। सेम ऐसे ही जब बेस को भी वाटर में डाला जाता है तो बेस भी हमें आयंस देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो Na पॉजिटिव मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। तो इसने क्या करा, हमें आयंस प्रोडक्ट
आयन प्रोवाइड करवाए। और हम सब जानते हैं आयन के होने का मीन्स ही क्या है, कंडक्टिविटी का होना, क्योंकि सिर्फ वाटर इलेक्ट्रिसिटी को ये लेना देना नहीं है आप एसिड हो या आप बेस हो, इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ आयन से मतलब है। आयंस अगर आपके पास में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही होगी। तो जैसे एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, सेम ऐसे ही बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो वही सबसे पहली रिएक्शन विद एसिड। आपने एसिड्स के अंदर भी इसे पढ़ा, आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी इसे पढ़ा, और अब बेस के अंदर भी इसे पढ़ रहे हैं कि बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हो करके क्या देती है। याद करने की कोशिश करें, एसिड को बेस में मिक्स करा था तो क्या बना था, दिमाग पर जोर डालिए। एसिड्स को जब बेस के अंदर मिक्स करा था, सोल्ट तैयार हुआ था और वाटर तैयार हुआ था। सोल्ट और वाटर मिलने से क्या हुआ था, बेस और एसिड दोनों के दोनों न्यूट्रल हो गए थे। ना अब सोल्यूशन एसिड रहा था, ना अब सोल्यूशन बेस रहा था। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एसिड डाल दिया तो क्या बना, NaCl एंड वाटर। NaCl कौन है, ये सोल्ट है। दैट मीन्स कि जब भी रिएक्शन एसिड की बेस के साथ हो या बेस की एसिड के साथ हो तो हमें सोल्ट का मिलना कंपल्सरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत प्रोड्यूस करवाता है। बेस मेटल के साथ, देखिए हमने अभी अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल के अंदर भी कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर बेस के साथ मिलेगा तो थोड़ी तो डिफरेंस शो होगा। तो ऐसा बताया गया है कि जब मेटल के साथ में बेस को डाला गया, जिंक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने हमें एसिड्स के टाइम पे बताया, आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे तो वीडियो पॉज करके। आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने हमें ये बताया है कि कोई भी एसिड होगा तो उसके पास H पॉजिटिव आयन मिलता ही मिलता है। तो सर इस बेस के बारे में क्या कॉमन बात है, इस बेस के बारे में अर्हेनियस ने क्या कहा। आपने एसिड के बारे में अर्हेनियस की इक्वेशन बताई, अर्हेनियस का कंसेप्ट बताया, पर बेस के बारे में अर्हेनियस ने कुछ नहीं बताया है। अर्हेनियस ने क्या बात कही कि जितने भी बेस होंगे इन सब के पास OH नेगेटिव कॉमन होगा। जैसे एसिड्स के पास में H पॉजिटिव कॉमन होता है, ऐसे ही बेस के पास में OH नेगेटिव कॉमन होता है। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग हर एक सब्सटेंस, हर एक कंपाउंड जिसके अंदर OH प्रेजेंट है दैट इंडिकेट्स टू बेस। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड OH है पीछे, बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH है पीछे, बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH पीछे, बेस। दैट मीन्स जिसके पीछे OH प्रेजेंट है वो सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बेस को। तो अब क्या बात कही कि ये बेस है, ये जो बेस है ये बेस मेटल के साथ मिल रहा है। तो ऐसा कहा गया जब भी बेस मेटल के साथ मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सोल्ट तैयार करते हैं। बच्चे ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करिए। जब भी रिएक्शन मेटल के साथ हो रही है बेस की, तो मेटल के साथ में जो हमारा सब्सटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सोल्ट तैयार करता है। कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या है, एक ऐसा सोल्ट जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है डिसोशिएट होने में, टूटने में। ऐसा सोल्ट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको एनालाइज करना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो जब हमारा मेटल अराइज होगा, जब हमारा बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट देगा और उसके साथ साथ वो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देगा। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी और मेटल के साथ में, जैसे बेस की रिएक्शन किसी और मेटल के साथ में रिएक्ट करवाई, देखिए ऑक्सीजन आ गया, दैट मीन्स क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां पर भी हमें वही कॉम्प्लेक्स सोल्ट कलेक्ट होगा।
दैट मीन्स कि हमारे पास में जब भी मेटल की रिएक्शन होगी बेस के साथ में, तब हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स सोल्ट ही मिलेगा। इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं, इसे सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, इसे सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, इसे सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। दैट मीन्स कि जब भी बेस रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ में तो हमें वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस करके दे रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए जैसे हमने एसिड्स की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ देखी थी, ऐसे ही अब हम बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ देखने वाले हैं। एसिड की रिएक्शन जब हमारी मेटल ऑक्साइड के साथ हुई तो हमें सोल्ट एंड वाटर ही मिला। सेम ऐसे ही बेस की रिएक्शन भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हमें सोल्ट एंड वाटर ही देती है। दोनों रिएक्शन सेम है, ये एसिड है तो ये बेस है, ये बेस है तो ये एसिड है। तो अब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होने पर तो हमें सोल्ट एंड वाटर ही मिलेगा ना। जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। बेस की रिएक्शन नॉन मेटल के ऑक्साइड से हुई तो अब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सोल्ट है ये, और वाटर रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे एसिड्स के साथ में मेटल ऑक्साइड मिल करके सोल्ट एंड वाटर देता है, ऐसे ही बेस के साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड मिल करके सोल्ट एंड वाटर देता है। इस टाइम मैं आप लोगों की मेंटेलिटी को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। देखिए मुझे अभी नहीं पता कौन बच्चा किस टाइम पे इस बात को रीड कर रहा है, किस टाइम पे इस वीडियो को देख रहा है, पर मैं एक बात जानता हूँ कि जो ये सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो आप लोग पजल हो जाओगे। तो मैंने आपको पजल होने से बचने का तरीका बताया है। आपको कोरिलेट करके चलना है बार बार, पिछली रिएक्शन में क्या था अब क्या है, ऐसे अगर करके चलोगे, रट्टा नहीं मारना। केमिकल का रिएक्शन का जब भी हम रट्टा मारते हैं ना तो वो गड़बड़ करती है। आपने इसका रट्टा नहीं मारना, आपने इसको क्या करना है, सिंपली कोरिलेट करना है। पीछे कैसे था अब कैसे है, पीछे कैसे था अब कैसे है। जब आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तब आपकी जो रिएक्शंस याद करने की ताकत है वो बढ़ जाएगी, वो बिल्डअप हो जाएगी। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शंस को समझते हुए चलना है तो समझने का बस एक ही तरीका है, कोरिलेट करके चलना। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी बेस की। अब इसके बाद में दो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रह गए हैं बेस के रिगार्डिंग। जैसे एसिड के अंदर हमारे पास में कुछ स्पेशल टॉपिक थे जो अभी हमने ओवरव्यू में कंप्लीट करे, ऐसे ही बेस के रिगार्डिंग में हमारे पास कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनको अब कंप्लीट करते हैं। बेस की प्रॉपर्टीज यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। एसिड्स में प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, बेस में प्रॉपर्टीज हमारे पास सिर्फ 3 ही है। एसिड में 4-5 भी होती हैं कई जगहों पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एसिड्स के अंदर 4 ही टाइप की हैं। तो अब आ गए हैं हम अपने एंड की तरफ, जो बेस टॉपिक को कंप्लीट करेगा, दैट इज एल्कली कंसेप्ट एंड डेलिक्विसेंट हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। देखिए जो ये बेस वाला टॉपिक है, मैंने क्या करा है, मैंने अपनी सीरीज़ के अंदर एसिड और बेस की हर डीप से डीप टॉपिक, हर डीप से डीप कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है। और इन्हीं डीपनेस के अंदर ये 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एल्कली कंसेप्ट और ये 2 प्रॉपर्टीज़। ये एग्जाम बोर्ड में अब नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा भी चला जाता है, कई बार पुराने क्वेश्चंस को भी उठा लिया जाता है, उनको भी आप सबके क्वेश्चन पेपर में देखा जाया जाता है। तो इन दोनों कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इज एल्कली कंसेप्ट। देखिए बेस को केमिस्ट्री में एल्कली कहा गया है। ये एल्कली क्या है, हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, बेस कौन है, जो मेटल का हाइड्रोक्साइड है। मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब कौन, OH वाला, या अभी कई जगहों पर जैसे हमने पढ़ा मेटल का ऑक्साइड है, इसे बेस कहा है। मींस मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के ऑक्साइड को हमने बेस में कंसीडर करा है।
जो मिल करके हमें सोल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। तो बेस को हम लोगों ने मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड कहा है, और उसी बेस को हम एल्कली कब कह रहे हैं? एल्कली कौन है? जो वाटर में डिसॉल्व हो करके OH आयन प्रोड्यूस करवा। क्या कहा? एल्कली कौन है? वो मेटल हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा मेरे सेंटेंस को, एल्कली कौन है? वो मेटल हाइड्रोक्साइड जो हमें OH आयन प्रोड्यूस करवा कर दे रहा है, उसको एल्कली के अंदर कंसीडर करा गया। पर बेस क्या कहता है? बेस देखिए, एल्कली अलग सब्सटेंस है, बेस अलग सब्सटेंस है। सभी एल्कलीज बेस हो सकते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि बेस का मीन्स क्या हो गया? बेस का मीन्स हो गया जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड प्रॉपर्टी है या ऑक्साइड प्रॉपर्टी है। पर एल्कली सिर्फ कौन है? जो वाटर में डिसॉल्व होके OH आयन देता है। तो एल्कली कंसेप्ट क्या कहता है कि सभी बेस एल्कली नहीं है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है पर ये एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो जो पानी में डिसॉल्व होगा सिर्फ वही एल्कली कहलाएगा। तो एल्कली कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा है कि जो पानी में डिसॉल्व होकर OH आयन प्रोड्यूस कर दे वो तो एल्कली है, अदरवाइज वो एल्कली नहीं है। तो ये गोल्डन लाइन है कि हर एल्कली बेस हो सकता है पर हर बेस एल्कली नहीं हो सकता। इसके बाद में आती है हमारी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्प्शन को बताती हैं। जैसे हमारे पास में कास्टिक सोडा है और हमारे पास में पोटाश कास्टिक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या करते हैं? डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी बेस जब अपने अंदर मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करवा ले और एब्जॉर्ब करवा के खुद को सॉलिड से लिक्विड बना दे, इसको डेलिक्विसेंट बोलते हैं। मींस एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। कैसे? मॉइस्चर की एब्जॉर्प्शन से। डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, और हाइग्रोस्कोपिक मींस जहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है। बेसिकली ये दो वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ओल्ड सेशन में थे, पर अब बोर्ड इनको लगभग पूछता नहीं है, पर आपकी नॉलेज के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अपनी नॉलेज के लिए समझ सकते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा डेप्थ तक टच नहीं करा गया। और लास्टली अगर मैं आऊँ तो यूजेस की, तो बेसिकली बेस हमारे सोप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, एसिडिटी इंडस्ट्रीज़ में जो एसिडिटी को रिमूव करवाने वाले प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे इनो हो गया या आपका ये गैसोफास्ट हो गया, तो ये सब क्या है? एसिडिटी रिमूवल्स हैं, तो वहाँ पर बेस यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर CO2 की गैस को चेक करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है। फिर इसके साथ साथ ग्रीस रिमूविंग सब्सटेंसेस जैसे आपके डिटर्जेंट्स हो गए या आपकी जो ये साबुनें कपड़े धोने वाली होती हैं, तो इन इंडस्ट्रीज़ में भी बेस का यूज़ करा जाता है। बेसिकली क्लास मैंने क्या करा है, मैंने इस वीडियो के अंदर हमारे एसिड और बेस के हर उस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कलेक्ट करने की कोशिश करी है जो या तो बोर्ड से पूछा गया है या फिर आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करना, क्योंकि देखिए आपके डाउट को क्लियर करना मेरा मेन पर्पस है। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में छोड़िए, उसका रिप्लाई आप लोगों को मेरी तरफ से आएगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बोलिए। थैंक यू क्लास।